22 मासूमों को न्याय क्या सरकारी सिस्टम देगा? क्या सरकार जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन लेगी? क्या देश को गारंटी मिलेगी कि आगे कोई दवा जहर नहीं बनेगी? सरकारी सिस्टम और दवा कंपनियां मासूमों की जान नहीं लेंगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप, जो आप खांसी ठीक करने के लिए पीते हैं, उस कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत का मामला हर तरफ गूंज रहा है। लोग पूछ रहे हैं, क्या सिस्टम है बॉस? किसने बच्चों को कफ सिरप के नाम पे जहर दिया? क्या मासूम बच्चों की मौत की जिम्मेदारी सिर्फ एक कंपनी की है क्या? या पूरे सिस्टम से सवाल होता है? सरकारों को तो फुर्सत कई बार नहीं होगी, क्योंकि मौत उनके लिए कई बार सिर्फ एक संख्या, एक नंबर होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन सरकार बनाने और बिगाड़ने वाली पब्लिक सब देख और समझ रही है, क्योंकि बच्चे उनके मरे। बातें शुरू हो गई कि क्या इन बच्चों की मौत को इसलिए नजरअंदाज कर देना चाहिए क्योंकि इन्होंने सरकारी सिस्टम पर भरोसा किया। वो बच्चे किसी आईएएस, आईपीएस नेता, मंत्री, विधायक, सांसद के बच्चे नहीं थे, वरना उसी तरह का एक्शन हो रहा होता, बातें हो रही होती जैसे अभी हो रही हैं क्या? और मुख्यमंत्री को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। ज्यादातर दवाएं सरकारी अस्पताल से बांटी गई, तो इससे पहले दवा का क्वालिटी चेक हुआ था क्या? पहला केस सामने आने के बाद ही सक्रियता क्यों नहीं दिखा दी गई? शुरुआती आंकड़े क्यों छिपाए गए भाई? क्या स्वास्थ्य मंत्री अपने सिस्टम के जिम्मेदार अधिकारियों को बचा रहे थे क्या? सैकड़ों सवाल पब्लिक पूछ रही है और इस घटना ने हर व्यक्ति को झकझोर कर रख दिया। भाई, पब्लिक को गोल गोल बातें नहीं चाहिए, न्याय होते दिखना चाहिए, नीचे से लेकर ऊपर तक। जहां कोताही है, करप्शन हुआ है, उनको कानून के कटघरे में लाना होगा, तब बात बनेगी। लेकिन क्या ऐसा होता दिख रहा है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव विपक्ष के प्रदर्शन पर कह रहे हैं कि उन्हें तमिलनाडु में जाकर प्रदर्शन करना चाहिए क्योंकि कंपनी वहां की है। अरे भाई, सिस्टम तो आपका है ना। जहां जहां की कंपनी की दवा आएगी, उसमें गड़बड़ी निकलेगी, तो वहां के राज्य में जाकर प्रदर्शन होगा क्या? शासन आप चला रहे हैं, विपक्ष का काम है वो बोलेगा ही। आपका काम तो नैतिक रूप से साफ सुथरा दिखने का है, जो अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहा पब्लिक को। आज एक्स्ट्रा क्लास में चैप्टर उन्हीं मासूमों की मौत से उठते सवालों का है, जिस पर पूरा देश न्याय की उम्मीद कर रहा है, और ऐसा न्याय जो साफ साफ। वो सियासी नफे नुकसान में उलझे रहे और मासूम जिंदगी की जंग लड़ते रहे, मरते रहे। सरकारी तंत्र, सरकारी सिस्टम कहीं था भी या नहीं, है भी या नहीं, यही एक बड़ा सवाल हो गया। सरकार से लेकर सिस्टम तक रवायती जवाब देते रहे और 22 बच्चे इस दुनिया से चले गए। सवाल यह है कि 22 मासूमों को न्याय क्या सरकारी सिस्टम देगा? क्या सरकार जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन लेगी? क्या देश को गारंटी मिलेगी कि आगे कोई दवा जहर नहीं बनेगी? सरकारी सिस्टम और दवा कंपनियां मासूमों की जान नहीं लेंगी। माने या न माने, पर कहा तो यही जा रहा है कि कफ सिरप पीने से चाहे बच्चे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मरे या राजस्थान में, ध्वनि हर जगह यही रही कि सरकारी तंत्र मर गया। और चंद सफेदपोश सिर्फ अपने दामन पर लगे दाग साफ करते रहे, खुद बचते रहे, दूसरों को जवाबदेही से बचाते रहे। देखिए, जैसे ये ध्यान में आया बेशक ही किसी दवाई के कारण ऐसा हो रहा है, तत्कालीन कलेक्टर ने बहुत तीव्रता से काम किया। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, उनके महकमे और उनके सरकारी तंत्र ने कितनी तीव्रता से काम किया, यह आपको आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल तो बस ये जानिए कि मध्य प्रदेश में कफ सिरप कोल्ड ड्रिंक की वजह से मरने वाले मासूम बच्चों की संख्या 22 तक पहुंच चुकी है और नागपुर के अस्पताल में भर्ती कराए गए 5 बच्चों की स्थिति गंभीर बनी हुई। बताने की जरूरत नहीं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में लंबे चौड़े दावे कैसे 22 बच्चों की मौत के सामने धुआं हो गए। सीधे तौर पर देखें तो कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामले में जवाबदेही एक नहीं कई स्तरों पर बनती है। दवा निर्माता कंपनी से लेकर राज्य के खाद्य औषधि प्रशासन, चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर और डीएम के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री तक। लेकिन हुआ क्या? टोपियों का ट्रांसफर। इस दिल दहलाने वाली त्रासदी की चौंकाने वाली परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, वैसे वैसे मासूमों की मौतों को लेकर टोपी ट्रांसफर वाली पॉलिटिक्स साफ दिख रही।
और ये तब है जब इस कफ सिरप को लेकर झूठी सफाई और जानलेवा लापरवाही सामने आ रही। इस पूरे मामले में लीपापोती करने, बलि का बकरा ढूंढने और जबरिया अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश जिस तरह सरकार में बैठे जिम्मेदार लोग कर रहे हैं, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि मासूमों की जान से खिलवाड़ के मामले में एमपी सरकार ने बेशर्मी की हद ही पार कर दी। तय नियम के अनुसार जहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहती है, उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से निकलने वाली दवाई बाजार में आने से पहले जांची जाए, हर बैच जांचा जाए, उसके लिए COA सर्टिफिकेट जारी किया जाए। तो वो काम स्टेट गवर्नमेंट का, चूंकि ये फैक्ट्री तमिलनाडु में थी और तमिलनाडु से ये दवाई आई है, तो निश्चित रूप से तमिलनाडु सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। जब नैतिकता सूख जाती है तब तिकड़म की जड़ें उगती हैं। मध्य प्रदेश में क्या यही हुआ या हो रहा है? मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बेतकल्लुफी से उंगली तमिलनाडु सरकार पर उठा देते हैं। यकीनन तमिलनाडु सरकार पर सवाल उठते भी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर क्या अपनी और अपने विभाग की जिम्मेदारी को तय करते हैं? 5 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक जब बच्चे कफ सिरप पीकर मध्य प्रदेश में मर रहे थे, तब नरेंद्र पटेल क्या बलि के बकरे खोजने में व्यस्त थे? सरकारी तंत्र, आप सोचिए जरा कि कैसे काम कर रहा था कि मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से पहली मौत रिपोर्ट हुई 3 सितंबर को और 3 तारीख के बाद से औसतन हर दिन कम से कम एक बच्चे की मौत की खबर आ रही थी। लेकिन मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग और उनका सिस्टम कान में तेल डाले बैठा था क्या? पहली मौत के 13 दिन बाद और पूरे 10 बच्चों की मौत के बाद मध्य प्रदेश प्रशासन ने पहली बार छिंदवाड़ा से कफ सिरप का सैंपल टेस्ट के लिए भोपाल लैब भेजा। कैसे भेजा ये जानिएगा तो और हैरान रह जाइए। आपको ताज्जुब होगा कि मध्य प्रदेश सरकार और उसका हेल्थ सिस्टम प्रदेश में मासूमों की मौत को कितनी गंभीरता से ले रहा था। छिंदवाड़ा से कफ सिरप के सैंपल टेस्ट के लिए भोपाल भेजे गए सामान्य डाक से, जिसे भोपाल पहुंचने में 5 दिन का समय लगा। मतलब इधर बच्चे मर रहे हैं, खतरा बना हुआ है, लोग जहरीला सिरप खरीद रहे हैं और सरकारी तंत्र अपने ढर्रे पे चल रहा है। नॉर्मल डाक से सैंपल जा रहा है चेक होने, नॉर्म्स फॉलो किए जा रहे हैं, कोई हलचल उस तरह की थी ही नहीं। लोग पूछ रहे हैं बच्चे मारे गए थे या सरकारी सिस्टम बेहोश पड़ा था? और हद यह है कि स्वास्थ्य मंत्री अपने लोगों को क्लीन चिट बांट रहे थे। बच्चों की मौत पर भी सियासी टेरिटरी खोजी जा रही है। विकास की सारी चमकदार तस्वीरें धुंधली हो जाएंगी, अहंकार से भरे सारे पुल, आत्मश्लाघा से भरी तमाम मीनारें ढह जाएंगी जब मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, उनके डिपार्टमेंट और उनके कारकुनों की बच्चों की मौत के दौरान बरती गई सुस्ती को आप देखेंगे। जरा देखिए कि कैसे मध्य प्रदेश में बच्चे मरते रहे और सरकार सोई रही, और जब जागी भी तो कुछ करने के बजाय मामले को लीपने में जुट गई। कोल्ड्रिफ कफ सिरप से पहली मौत की रिपोर्ट आई थी 3 सितंबर को, और इस बात का अंदाजा भी हो गया था कि मामला कफ सिरप से जुड़ा है। और 3 तारीख के बाद से औसतन हर दिन कम से कम एक बच्चे की मौत की खबर आ रही थी। सोचिए कि 3 से 16 सितंबर के बीच 10 बच्चों की मौत हो चुकी थी, लेकिन सरकार सोई हुई थी। और उसकी नींद खुली भी तो इस पूरे मामले पर फौरन कार्रवाई करने की बजाय सरकार मौत के आंकड़े छिपाती रही। पहली मौत के 13 दिन बाद और पूरे 10 बच्चों की मौत के बाद मध्य प्रदेश प्रशासन ने पहली बार छिंदवाड़ा से कफ सिरप का सैंपल टेस्ट के लिए भोपाल लैब भेजा। कैसे भेजा गया पता है आपको? सैंपल को सामान्य डाक से जांच के लिए भोपाल भेजा गया, जो 5 दिन बाद भोपाल पहुंचा और उसकी रिपोर्ट 5 अक्टूबर को जाकर आई। आप समझिए जरा, पहली मौत के 1 महीने बाद ऐसी सरकार को क्या कहेंगे आप, जहां नवजात बच्चे धड़ाधड़ मर रहे हों और सरकार और प्रशासन को कोई बेचैनी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, ये पता करने की कोई दिलचस्पी नहीं कि आखिर बच्चे क्यों मर रहे हैं। और जब तक रिपोर्ट नहीं आई तब तक मध्य प्रदेश सरकार और उसके मंत्री ये कहते हुए घूम रहे थे कि इन मौतों का कफ सिरप से कोई लेना देना नहीं। और जब रिपोर्ट आई तब पता चला कि कफ सिरप में 48.6% डाई एथिलीन ग्लाइकॉल है,
वो डाई एथिलीन ग्लाइकॉल जिसकी सिरप में तय सुरक्षित मात्रा 0.1% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा एक फैक्टर आया है कि 3 तारीख को जब पहली मौत हुई, उसके बाद 26 तारीख को पहला सैंपल भेजा गया। इस बीच 12 बच्चों की मौत हो गई। आपको नहीं लगता कि अगर समय रहते, क्योंकि डॉक्टर को भी बता दिया गया था, प्रशासन को भी जानकारी में आ गया था, क्योंकि बच्चे की मौत हो गई, पहले अगर रोका जाता तो बच्चे बच सकते थे? देखिए, जैसे ये ध्यान में आया बेशक किसी दवाई के कारण ऐसा हो रहा है, तत्कालीन कलेक्टर ने बहुत तीव्रता से काम किया और उसको तत्परता से आदेश जारी करके उसको लोकली प्रतिबंध भी किया, सूचित भी किया। जहां जहां उस दवाई के उस बैच की दवाई गई थी उसको वापस बुलाने का काम किया। इस प्रक्रिया में बहुत समय नहीं लग गया, 12-13 दिन पहले बिता दिए, उसके बाद सैंपल का रिपोर्ट आने में 3 दिन। आपको लगता नहीं है कि बहुत बड़ी लापरवाही हुई यहाँ पर इस स्तर पे? ना, देखिए, तो मैं नहीं कह सकता किसी ने कोई जानबूझ के लापरवाही की है, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना जानबूझ के लापरवाही कैसे होती है? लापरवाही होती है, मेरा मतलब, वरना वो षड्यंत्र हो जाएगा। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जहाँ पे भी जिन लोगों से चूक हुई है उनके सबके नाम हमने FIR में दर्ज किए हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि जिनकी लापरवाही थी उन पर कार्रवाई हुई। राज्य सरकार ने कार्रवाई के नाम पर दवा लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को गिरफ्तार कर लिया। बवाल मचने पर SIT न्यूट्रिशन कंपनी के डायरेक्टर रंगनाथन गोविंदन को भी गिरफ्तार कर लिया। राम राज, इससे बढ़िया आम जनता के लिए और क्या होगा? ताली बजाइए। लेकिन एक और सच्चाई है जो किसी भी गैरतमंद मंत्री के चेहरे पर शिकन ना देगी, वो ये कि 29 सितंबर को छिंदवाड़ा में जिस दवा को जहरीली मानकर बैन कर दिया गया था, उसके सैंपल की जांच रिपोर्ट 4 अक्टूबर की रात तक आ सकी, जबकि तमिलनाडु सरकार ने 24 घंटे के भीतर ही कफ सिरप की जांच भी कर ली और बता दिया कि इसमें 48% डाई इथाइल ग्लाइकॉल यानी जहर है। तो 22 बच्चों की असमय मौत पर कुछ कहते बनेगा नहीं अगर एक एक तथ्यों को खोलते चले जाएंगे। लेकिन मौतों पर भी राजनीति का एंगल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खोज लिया। ये बात सही है कि जहां दवाई बनी है, हमारी पुलिस ने आज वहां जाके दबोचा भी, लेकिन तमिलनाडु सरकार के द्वारा जिस प्रकार से पूरी सहयोग करना चाहिए उसमें वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहां के ड्रग कंट्रोलर जो एक्सेस वहां उनका अमानक प्रकार की दवाई प्राप्त हुई, उस दवाई पे उसकी प्रॉपर तरीके से जांच होकर उसकी रिपोर्ट आ जाए। और ये बात सही है कि दवाई की कंपनियां जहां होती है, एंड टू एंड दवाई के संबंध में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो तो दवाई कंपनियों की होती है, लेकिन फिर भी हमने हमारे यहाँ के भी रैंडम सैंपल होना चाहिए। रैंडम सैंपल में भी गलतियां हुई तो हमने ड्रग कंट्रोलर को भी हटाया, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर को भी सस्पेंड किया है। यहाँ ये याद दिलाना जरूरी है मध्य प्रदेश सरकार को कि जांच रिपोर्ट आने के 24 घंटे के भीतर तमिलनाडु सरकार ने श्रीसन फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्शन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। जबकि मोहन यादव वाले मध्य प्रदेश के सिस्टम का आलम यह रहा कि छिंदवाड़ा से जब संदिग्ध दवाओं के सैंपल भोपाल की लैब में भेजे गए तो कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रा DS सिरप की जांच की बजाय ड्रग अथॉरिटी के सो कॉल्ड एक्सपर्ट दूसरी दवाओं के सैंपल 5 दिनों तक जांचते रहे और तमिलनाडु की रिपोर्ट आने के बाद कोल्ड्रिफ की जांच की गई। तो क्या सरकारी महकमे ने अपने गोल के कारकुनों को बचाने के लिए बलि के बकरे के तौर पर चुना छिंदवाड़ा के डॉक्टर प्रवीण सोनी को, जो सरकारी डॉक्टर होने के अलावा प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे थे? जो ये पूरा मध्य प्रदेश का इशू है, इसमें हर पार्ट पे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। क्योंकि इन सारे लोगों को प्रोटेक्ट करना है तो कैसे किया जाए, तो उसके लिए एक जो चेहरा आईना सामने लाता है कि ये डॉक्टर ने चला दिया, डॉक्टर तो जहर लिख रहा है यार, डॉक्टर ने तो जहर चला दिया, आप जहर बेच रहे हो, आप जहर को बिकने दे रहे हो, आप अपने तरफ से किसी को कुछ बता नहीं रहे हो। 22 बच्चों की मौत हो चुकी है। कुछ बच्चे अभी भी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। जिस डाई इथाइल ग्लाइकॉल वाले कफ सिरप को पीने से बच्चों की मौत हुई, ऐसा नहीं है कि उसके बारे में हेल्थ सिस्टम और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को कुछ मालूम नहीं। भारत में DEG के जहरीले असर का पहला मामला
तमिलनाडु में ही साल 1972 में दर्ज किया गया था। तब वहां पर 15 बच्चों की मौत हुई थी। साल 2019 और 20 में जम्मू कश्मीर में भी डीईजी पीने से 12 बच्चों की मौत हुई थी। डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल सस्ता सॉल्वेंट होता है, ये किडनी को टारगेट करता है और नतीजा ये होता है कि किडनी फेल हो जाती है। देखिए, कार्रवाई के मामले में सरकार बहुत ही सक्रिय है। उस कंपनी के खिलाफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत मुकदमा कायम हुआ, एसआईटी का गठन हुआ। कल कांचीपुरम में जो उनका उसका घर था, वहां से इस कंपनी के मालिक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब वो ट्रांजिट रिमांड लेकर उनको यहाँ पर आएंगे और फिर सारी चीजें। सरकार इस मामले में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, बहुत संवेदनशील है। मैं नागपुर जाके और छिंदवाड़ा होते हुए बैतूल के आंवला ब्लॉक के 2 परिवार को मिला के कल पूरे दिन भर परिजनों से मुलाकात करके उनको सांत्वना दी, ढाढ़स बधाया। सवाल ये नहीं है कि अब सरकार क्या कर रही है, बल्कि ये है कि शुरुआती दौर में आखिर सरकार ने कुछ किया क्यों नहीं। सरकारी तंत्र कहां सोया हुआ था। ये जानलेवा लापरवाही किस हद तक एमपी के स्वास्थ्य महकमे के सिस्टम में फैली हुई थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में तमिलनाडु से कोल्ड ड्रिंक सिरप की कितनी खेप आई, इसका भी कोई क्लियर डेटा सामने नहीं आ पाया है। तो क्या अब भी कोई संदेह बचता है कि मासूम बच्चों की जान मध्य प्रदेश के सरकारी सिस्टम ने ले ली? हर कदम पर लापरवाही का मामला भर नहीं है, न ही ये सिर्फ किसी डॉक्टर या दवाखाने से जुड़ा मामला है। ये पूरी बात करप्शन का घुन लगे सिस्टम की है, बेहोशी में पड़े स्वास्थ्य विभाग और मदहोशी में डूबे ड्रग कंट्रोलर की है। तमिलनाडु से संबंधित कंपनी के व्यक्ति को गिरफ्तार किया, मालिक को, उसको फांसी दो। पर ये ड्रग कंट्रोलर को क्यों छोड़ रहे हो आप, जो हत्या का मुख्य गुनहगार है? स्वास्थ्य मंत्री उसको क्लीन चिट देता रहा। ये सिर्फ करप्शन के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा नहीं हो सकता है। 157 बॉटल बिकी है सरकारी रिकॉर्ड से, मेरे आरोप से नहीं। आप लोगों से ये वोट लेते हैं कट्टरता और धार्मिक अवधारणा के नाम पे, हिंदू और मुसलमान करके, कांग्रेस को अलग अलग तरीके की नकारात्मक बातें करके। मैं फिर से ड्रग कंट्रोलर पर जिसको ट्रांसफर किया उसको गिरफ्तार करो और उस पर हत्या का प्रकरण दर्ज करो। सवाल तो यही है कि मध्य प्रदेश में जो दवाइयां बिक रही हैं, उसकी क्वालिटी की जांच का जिम्मा किसका है? मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग का, मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर का, और उस पूरे सिस्टम का जो राज्य में दवा दुकानों में बिकने वाली दवाओं का पूरा हिसाब किताब देखती है, राज्य में आने वाले हर दवा के बैच की जांच करता है, उसकी क्वालिटी कंट्रोल पर नजर रखता है। क्या कोल्ड ड्रिंक के मामले में यह अनदेखी जानबूझकर की गई? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने 12 बच्चों की मौत के बाद भी मौतों की बड़ी वजह यानी किडनी फेल होने को लेकर तुरंत कोई अलर्ट जारी नहीं किया, न ही दवा दुकानों को इसकी बिक्री रोकने को लेकर कोई एडवाइजरी जारी की गई। कानूनों को कड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि प्रैक्टिकली जो कंज्यूमर होता है उसे पता नहीं होता, डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करता है, तो उसके ऊपर कड़ा कानून तो होना चाहिए कि दवाई सेफ हो, दैट्स इट। और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई दवाई लेना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल कानून और कड़ा होना चाहिए। अभी जैसे मार्केट में ये जेनरिक और इसका नाटक है, अभी इसमें आदमी को ये नहीं समझ में आता कि कौन सी दवा सही है कौन सा गलत है। अभी जो डॉक्टर ने बोला वो प्रिस्क्रिप्शन लेके गए, वो मेडिकल वाला बोलता है ये दवा नहीं, ये इसके बदले में आप ले लीजिए, तो अभी हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा दवा सेफ है कौन सा नहीं। छोटे बच्चे जैसे कि जो 5 साल 7 साल के बच्चे रहते हैं उनको कोई भी विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन दी नहीं जानी चाहिए, ये मेरा कहना है। जब कहीं कोई वारदात होती है तो गवर्नमेंट उस वक्त एक्शन पे आ जाती है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। रूटीन का चेक होना चाहिए, हर महीने हर 2 महीने के बाद इस विभाग को जागना चाहिए और मार्केटों में जाना देखना चाहिए कि बेच क्या रहा, लोगों को क्या बेचा जा रहा है, बच्चों को क्या कौन सी दवाई दी जा रही है। हम नॉर्मल बंदों को नहीं पता कि दवाइयों, आमतौर पे दवाइयों के बारे में जो इसके एक्सपर्ट्स हैं वो बेहतर जानते हैं, तो हमें ये सबसे पहले डॉक्टर्स से ही कंसल्ट करना चाहिए। एक दौर था जब हर साल यूपी के गोरखपुर में मासूमों की मौत का सिलसिला शुरू होता था। इंसेफेलाइटिस फैलता था और बच्चे धड़ाधड़ इसकी चपेट में आते थे। कई मौतें होती थी, आंकड़े भले घटते बढ़ते थे, लेकिन मौतों का होना तय मान लिया गया। यूपी में कोई भी सरकार आई,
उसने गोरखपुर में होने वाले इंसेफेलाइटिस से मौतों को, बच्चों की मौत को ऐसा मान लिया था कि भाई दैवीय प्रकोप है, ये तो होगा ही। रत्ती भर भी किसी सरकार ने कोई काम ही नहीं किया। मौसम बदलता, जुलाई के अंत से करीब करीब सितंबर तक बच्चों की मौतें होती रहती, खबरें बनती, हेडलाइन बनती, मामला खत्म हो जाता। लेकिन 2017 में जब सरकार बदली और यूपी में योगी आए तो गोरखपुर की समस्या को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया। और इसके बाद जो बदलाव आया वो एक उदाहरण बन चुका है कि घुन लगे खराब सिस्टम को भी बदला जा सकता है बॉस, अगर लीडरशिप स्ट्रांग। और वो क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि सीएम योगी गोरखपुर से आते थे, उन्होंने सड़े हुए लाचार सिस्टम के आगे दम तोड़ते बच्चों को अपनी आंखों से देखा था, उनके परिवारों को टूटते देखा था। उन्होंने देखा था कि सिस्टम कहां कहां गड़बड़ है और उसे टाइट करने की जरूरत है। और नतीजा सामने आया कि जिस इंसेफेलाइटिस से होने वाली मौतों को बच्चों की नियति मान लिया गया था, आज वो तस्वीर पूरी तरह बदल गई है गोरखपुर। ऐसी संवेदनशीलता क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत पर सरकारी तंत्र में आपको दिखी कहीं? मुद्दा है सिस्टम को बेहतर तरीके से चलाने का, मुद्दा है स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सख्त और प्रैग्मेटिक अप्रोच का। इन दो तस्वीरों में किसकी व्यवस्था ने लोगों में हेल्थ सिक्योरिटी का भाव दिया है? बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर सीएम योगी ने जो काम यूपी में किया वो नजीर बन चुका है। जिस इलाके से योगी आदित्यनाथ आते हैं यानी गोरखपुर, वहां कभी दिमागी बुखार यानी जापानी इंसेफेलाइटिस का कहर था। साल 2005 में जापानी इंसेफेलाइटिस से गोरखपुर जिले में सबसे ज्यादा करीब 1500 मौतें दर्ज की गई थी। इसके अलावा साल 2006 में 528 मौतें हुई थी, साल 2007 में 645 मौतें हुई थी। हाल ये था कि 2017 से पहले के वर्षों में बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में हर साल 500 से 600 बच्चों की जान जापानी इंसेफेलाइटिस की वजह से जाती थी। 2022 में जापानी इंसेफेलाइटिस यानी एईएस के मामले घटकर सिर्फ 96 रह गए और मौतें सिर्फ 3 हुई। जापानी इंसेफेलाइटिस के मामलों में पिछले 2 सालों में कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई है। बात दरअसल ईमानदार जिम्मेदारी की है। बात किसी सरकारी तंत्र में छुपकर बैठे लापरवाह या करप्ट अफसरों को बचाने के बजाय निर्दोष बच्चों की जान बचाने की है। तो क्या यह संकल्प मध्य प्रदेश में और कुछ हद तक राजस्थान में कमजोर हो गया? इस बीच राजस्थान के अलग अलग जिलों में बच्चों की मौत के मामले में एक नई जानकारी सामने आई। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा है कि वहां राजस्थान में कोई भी मौत गलत दवा लिखने से नहीं हुई। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने विभाग से लेकर दवा कंपनी तक को एक तरह से क्लीन चिट दे दी। उन्होंने दावा किया कि 2 बच्चों की मौत इंसेफेलाइटिस की वजह से हुई और बाकी बच्चे उस कफ सिरप को पीने से मरे जो दवा सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने नहीं लिखी थी। यही नहीं, उन्होंने मौतों के लिए परिजनों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यह दवा बच्चों को उनके माता पिता ने बिना डॉक्टरी सलाह के कहीं से भी खरीद कर दे दी। उन्होंने तर्क दिया कि वयस्कों को दी जाने वाली दवा अगर बच्चों को दी जाएगी तो हानिकारक प्रभाव तो होगा ही। लेकिन सच यह है कि अभी भी कंफ्यूजन ये कि एक तरफ राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि खांसी की जिस दवा को लेकर सवाल उठ रहे थे वो हर मानक पर सही पाई गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो ये भी दावा कर रहे हैं कि विवादित कंपनी की दवाओं पर एहतियातन प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या सिर्फ अपने लोगों को ढकने बचाने का काम तो नहीं हो रहा? दलीलें और सफाइयां अपनी जगह है, मेन बात यह है कि न्याय का होना, और न्याय में सबसे बड़ा तत्व होता है नैतिकता का। कम से कम मध्य प्रदेश के मामले में जितनी कमियां जहरीले कफ सिरप के मामले में सामने आई वो आपराधिक है, और सरकार और इसके स्वास्थ्य मंत्री दोनों को नैतिक स्तर पर सवालों के घेरे में खड़ा तो करती है। तो क्या समय उन कमियों को दुरुस्त करने के प्रण लेने का है जिनकी वजह से कफ सिरप ने बच्चों की जान ली? और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक एक दूसरे को बचाने और छुपाने का सरकारी सिस्टम चलता रहेगा। भोपाल से मकरंद काले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।